गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और शुरुआत है सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन से। और बताइएगा, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है डोडा बेटा, तीसरा है धूपगढ़ी और चौथा है अन्नईमुदी। तो ये चारों के चारों भारत के पर्वत चोटियाँ हैं और किसी न किसी हिसाब से ये अपनी कुछ खास विशेषताएँ रखते हैं। एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले आंसर दीजिएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की अगर बात करें तो ये भारत के सबसे पुराने वल्लित पर्वतों में है। इन भारत का सबसे पुराना वल्लित पर्वत है, पुराना वल्लित पर्वत। वल्लित पर्वत आप लोगों को पता, फोल्ड माउंटेन जिसको कहा जाता है, पुराना वल्लित पर्वत। जैसे जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय क्या है? वल्लित पर्वत श्रेणी है। एक हिमालय है, आल्प्स है, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सारे के सारे क्या हैं? वल्लित यानी फोल्ड माउंटेन है। कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन है। और भारत में है अपना अरावली, और ये सबसे भारत में सबसे प्राचीन या कह सकते हो सबसे पुराने वल्लित पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। माउंट आबू के नज़दीक गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, बिल्कुल, गुरु शिखर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। उसके बाद एक एक करके हम इन बाकी तीनों की भी बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है डोडा बेटा। डोडा बेटा आप लोगों को पता, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, नीलगिरी की पहाड़ी। और जो नीलगिरी की पहाड़ी है किस प्रकार के पर्वत में आती है? तो ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक पर्वत आप लोग कह सकते हो। कौन सी? ब्लॉक में आती हैं। ये ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा है नीलगिरी पहाड़ी। और कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? राज्य अगर पूछा जाएगा तो कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई मैं यहाँ लिख देता हूँ 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं अन्नईमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पे दक्षिण भारत में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे 2696 मीटर। कितनी ऊंचाई? जिनकी 2696 है, इनकी 2637 है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा। और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है 2696 अन्नईमुदी। और धूपगढ़ी जो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, आप लोगों ने सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नाम सुना है। कौन सी दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। चलिए एक एक करके सब चीज़ों को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। और अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना वल्लित पर्वत है। जैसे कि सबसे अगर पुराना पूछे तो हिमालय पर्वत भी एक किस्म का कौन सा? फोल्ड माउंटेन यानी वल्लित पर्वत है। भारत की कौन सी बताई मैंने? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट आबू के नज़दीक गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि किस प्रकार के पर्वत श्रेणी में आती हैं? ब्लॉक पर्वत में आती हैं। ब्लॉक पर्वत हैं और हर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई? डोडा बेटा। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2696 मीटर, जिसकी हाइट है अन्नईमुदी। और धूपगढ़ी सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में 1350 मीटर हाइट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से यहाँ से पूछ लेता हूँ, फटाफट से कॉमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन HSSC का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट का नाम बताना है जो किस नाम से जाना जाता है। HSSC का कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, बेहद आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल को ना 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब इंस्पेक्टर का। तो उसमें गवर्नर से जुड़े हुए पेपरों में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, है कि नहीं? लगभग मुझे याद है शायद एक तो जगदीप धनखड़ को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, एक उत्तराखंड के तो थे ही, ये 2 तो पूछे ही गए थे। तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन से? 4-5 राज्यपाल हाल ही में, कुल मिला के कई सारे राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको बदला भी गया है। तो ये एक जरूरी टॉपिक बन गया, आपको इसको जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में उत्तराखंड के, हालांकि ऑप्शन मैंने चेंज करके यहाँ पे लिखे हैं, चारों के चारों वर्तमान में किसी न किसी राज्य के राज्यपाल हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गुरमीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है श्री विश्वा भूषण हरिचंदन, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर जगदीश मुखी और चौथा ऑप्शन है श्री फागू चौहान। अब आप यहाँ मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड के कौन से हैं। तो ये सबको पता होगा क्योंकि ये तो पेपर में भी पूछा गया है। अब तो ये चीज़ें आपके जुबान पे और दिमाग में दोनों में आ गई होंगी कि उत्तराखंड के जो वर्तमान में अगर राज्यपाल पूछे हैं तो फिर
कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब है श्री विश्वाभूषण हरिचंदन, ये किस राज्य के हैं दोस्तों? तो ये आंध्रा के हैं। किस राज्य के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं, विश्वाभूषण हरिचंदन। तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये असम के हैं। किस राज्य के दोस्तों? असम के कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। और चौथा ऑप्शन है श्री फागू चौहान, श्री फागू चौहान, ये किस राज्य के दोस्तों? बिहार के। किस राज्य के हैं? बिहार राज्य के हैं भाई, बिहार के। अगर आपसे पूछेंगे श्री फागू चौहान, जगदीश मुखी कहाँ के? असम के। श्री विश्वाभूषण हरिचंद्र आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। और गुरमीत सिंह जो पेपर में पूछा ही गया है, ये किस राज्य से हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य के हैं। तो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं दोस्तों। और गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, देवव्रत महामहिम है वहाँ के देवव्रत, इतने से आप समझिएगा। और पश्चिम बंगाल के पेपर में भी बता दिया था, वेस्ट बंगाल लिखना था यार, पी बंगाल लिखते हैं, खैर कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। इन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान राज्य था, राजस्थान। ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, जो गवर्नर हैं, जो एलजी हैं, इनको आप लोगों को जरूर पढ़ना है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है ये, एक एक करके सबको आप लोग पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम लोकसभा का गठन, पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952, दूसरा ऑप्शन है 4 अप्रैल 1957, 3 अप्रैल 1952 और चौथा ऑप्शन है 13 मई 1952। दोस्तों पहले दो ऑप्शन है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? क्योंकि पहले दो ऑप्शन बता रहे हैं कि 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, निचला सदन या निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है राज्यसभा को? उच्च सदन। और दोनों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग एक शब्द को याद करके तीनों अनुच्छेद ध्यान रख सकते हैं, सरला और 79, 80 और 81, ये तीन अनुच्छेद हैं। ऐसे बात करें तो संसद होना चाहिए, तो संसद का जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वो 79 है। भारत की संसद जो है भारत के राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 80 नंबर है और लोकसभा से जुड़ा हुआ जो है वो कौन सा है? 81 नंबर है। तो तीनों से जुड़े हुए आप लोगों को यहाँ पे अनुच्छेद भी ध्यान रखने। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन, पहले दो ऑप्शन यहाँ पे बयां कर रहे हैं कि 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। अब तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये भी कुछ ना कुछ अपने आप में बयां कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं राज्यसभा से जुड़े हुए। ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। और राज्यसभा का गठन आप लोगों को पता है, यहाँ कार्यकाल है प्रथम लोकसभा का, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम राज्यसभा, क्योंकि आप सब बखूबी जानते हैं कि राज्यसभा कभी भी जो है विघटित नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, अनिश्चित काल है उसका। तो आप यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा का गठन राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 यहाँ पे आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। और जो 13 मई 1952 है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है प्रथम जो बैठक आयोजित की गई थी राज्यसभा की। तो ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो यहाँ पे है जो गठन से संबंधित है और दूसरा है बैठक से। यानी अगर पूछे कि राज्यसभा का गठन अक्सर में आप लिख देते हैं पहली बार, ठीक है ना, तो पहली बार अभी तक ही चल रही है। पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को जो प्रथम बैठक हुई थी राज्यसभा की, ठीक है। और दूसरा लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो मतलब मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यही बात हुई ना, प्रथम सभापति वही थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति सबको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। और लोकसभा के अगर प्रथम स्पीकर पूछा जाए तो जीवी मावलंकर, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वर्तमान में लोकसभा के अगर स्पीकर अध्यक्ष महोदय आपको पता तो ओम बिरला है, कोटा से भाजपा के सांसद हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी। यानी ये बहुत बड़ा नाम है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मतलब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता है
नहीं पता है तो फिर ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे, ठीक है ना, 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे, और एम वेंकैया नायडू हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्रथम बैठक बता दी है मैंने आपको यहाँ पे राज्यसभा की, राज्यसभा का गठन बता दिया है, लोकसभा प्रथम लोकसभा का कार्यकाल हो चुका है, और तीनों जो संसद राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े अनुच्छेद हो चुके हैं, और प्रथम और वर्तमान में जो उनके अध्यक्ष हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पे करे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे? दोस्तों ये आंकड़ा जो है ना, इससे अब एचएसएससी खेल रहा है, वो आपसे कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। अब मैं 2-3 अभी हाल ही की बात बताऊं तो जो 13 तारीख वाला परसों वाला पेपर था उसमें आरबीआई के 23वें गवर्नर पूछे थे, आरबीआई के 23वें गवर्नर 23rd, अभी वर्तमान में 25वें हैं, लेकिन उसने 23वां आपसे गवर्नर पूछा था। उसी पेपर में उसने जो है आपसे शायद 5वां गृह मंत्री, भारत का 5वां गृह मंत्री पूछा था। कौन सा गृह मंत्री पूछा था दोस्तों? 5वां गृह मंत्री भी पूछा था। और लास्ट टाइम जैसे वाला पेपर हुआ था ऐसा ही खेल उसमें था, उसमें जो है राज्यपाल हरियाणा के पूछे थे कि कौन से नंबर के, यानी ये नंबर वाला खेल है। तो एक क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे डाला है बहुत बेसिक सा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है या नहीं है तो फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, कौन से भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन है बी नहीं वी कर लीजिए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और चौथे ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन भी मैंने ऐसे लिए कुछ ना कुछ ताकि मैं इनकी खास बात बताऊं उस तरीके से जैसे इनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मोरारजी देसाई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कहते हैं? प्रथम गैर कांग्रेसी, जैसे हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, उसी तरीके से प्रथम गैर कांग्रेसी अगर आपसे पीएम पूछे जाएँ, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया था, यूपी से आते हैं ये, लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना कभी नहीं किया था। अच्छा, वीपी सिंह पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। और अटल बिहारी वाजपेयी जिसे पूछा जाता है कि जिनका सबसे छोटा कार्यकाल था, सबसे मात्र 13 दिन, सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। तो ये तो इनकी खास बात हुई। अब गिनती के हिसाब से सबसे पहले बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित नेहरू करते हैं, सबसे पहले पंडित नेहरू बने थे जो कि 1947 से 1964 तक रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1947 से 64 तक रहे थे, लगभग 16 साल 9 महीने तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बने थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई, 4th नंबर किसका आता है? मोरारजी देसाई का। उसके बाद 5वें नंबर पे कौन आते हैं? चौधरी चरण सिंह। व्यक्तित्व के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन से आते हैं? चौधरी चरण सिंह आते हैं। अब फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि अपने नरेंद्र मोदी कौन से नंबर पे आते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी। एक चीज़ को बिल्कुल इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा कि जैसे इंदिरा गांधी बीच में 2 बार आपकी प्रधानमंत्री बनी हैं, एक बार 1966 से 77 तक के प्रधानमंत्री रही हैं भारत की, उसके बाद 80 से 84 तक प्रधानमंत्री रही हैं, उस तरीके से नहीं है। तो आप नंबर से मुझे बताइएगा कि नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी वाला है, ये एसएससी से लेके लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इससे जुड़े मैं कुछ अनुच्छेद भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। संयुक्त अधिवेशन से पहली बात तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। 108 में इकट्ठे होंगे, 8 में इकट्ठे होंगे। इकट्ठे कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे होंगे। ध्यान रखेंगे 108 में क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में की गई दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में। पहला तो ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन से जुड़ा है, अनुच्छेद अगर पूछे संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा तो कौन सा कहोगे? 108।
अब क्वेश्चन ये कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेंगे दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यानी इस लिहाज से ऑप्शन ए अपना यहाँ हो जाएगा सही आंसर। और इनसे जुड़ा अनुच्छेद है 118(4), ये ध्यान रखना, इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 118(4). अच्छा, अब अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष ही उपस्थित नहीं हैं, उस परिस्थिति में अध्यक्षता सदन की कौन करेगा, ये बता दीजिए फटाफट से। अगर आपको पता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान जो है वो कौन करेंगे, फिर तो डिप्टी हो जाएंगे ना, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगर वो भी हैं तो राज्यसभा के उपसभापति हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर, ठीक है ना। अगर लोकसभा से पहले, अगर लोकसभा के दोनों ही नहीं हैं, अगर लोकसभा में ना तो अध्यक्ष महोदय हैं और ना ही उपाध्यक्ष हैं, तो उस केस में क्या होगा, राज्यसभा के उपसभापति जो है वो अध्यक्षता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची शामिल की गई। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 2-3 संविधान से संशोधन से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा रहे हैं। संविधान के संशोधन से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। आपने देखा कल वाला 13 तारीख वाले पेपर में भी, उससे पहले भी। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जुड़ी गई। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूची थी, 8 थी, और जो बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। अनुसूची 11 और 12 ध्यान रखना है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अनुसूची 11 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 73वें, और अनुसूची 12 जो है 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। पंचायती राज वाला आप लोगों को टॉपिक करा हुआ है, तो आपको ये दोनों पता होंगे, 73वां 74वां संविधान संशोधन और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ 11 और 12 इसके तहत जो है वो जोड़ी गई थी। और अनुसूची को ही लेके भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। जो अनुसूची नंबर 9 है, 9वीं अनुसूची के लिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन जो है किस अनुसूची को जोड़ा गया था, प्रथम संशोधन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। खैर सारी हो गए तो एक 10वीं और बता देते हैं। 10वीं अनुसूची के लिए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1985 में। और प्रथम संविधान संशोधन अगर पूछे तो वर्ष 1951 में हुआ था, ठीक है ना। और ये 73वां 74वां आपको पता है, 1993, 93 और 94। चलिए ये चारों अनुसूचियाँ, चारों संविधान संशोधन बता दी हैं। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, एक संशोधन है आपका यहाँ पे 71वां, एक संशोधन है 51वां। एक संशोधन कौन सा है दोस्तों, 71वां है, और एक संशोधन कौन सा, 51वां है। 71वां संविधान संशोधन के तहत मानक भाषाएं, आपको पता है भारतीय संविधान में कुल अगर 8वीं अनुसूची जो है, ये अनुसूची नंबर जो 8 है, इसमें क्या थी दोस्तों, इसमें भाषाएँ थी। और मूल संविधान की अगर बात की जाएगी तो उस अब पहले 14 थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई, 22 हो गई हैं। कितनी हो गई, 22 हो गई हैं। और इन्हीं के लिए हुआ था संविधान में कौन सा संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। जो वर्ष कब हुआ था, ये तीनों चारों जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो है भाषाएँ जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के तीनों नियम आप लोगों को पता, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जिनको कहा गया है, तो फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसी के लिए एक रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है। वो कौन सा होता है, गैलीलियो का नियम। कौन सा नियम होता है दोस्तों, वो गैलीलियो का नियम होता है, गैलीलियो का नियम, ठीक है ना। गैलीलियो का नियम जिसको कहा गया है, जड़त्व का नियम कह देते हैं। कौन सा कहते हैं, जड़त्व का नियम। ये गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, और इसी के तहत ही मिलती है बल की परिभाषा। और ये है न्यूटन का कौन सा नियम, प्रथम, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको कह दिया, फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है ये नियम कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए। ये कौन सा नियम है न्यूटन की गति का, प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। तीनों नियम आपको यहाँ से पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू आपको पता 9.81 है ना। और इसी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी का मान जो है ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो जी का मान जो है वो कम होगा या घटेगा, बढ़ेगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं है। जी के मान पे दोस्तों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी का मान, जी के मान पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, घटता है।
अब हम लोग यहाँ से जीके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो जी का मान जो महत्तम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है जी का मान, तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों, पोल पे। कहाँ पे होता है, पोल पे। हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, कई बार पूछ लिया है पेपर में ये क्वेश्चन। अच्छा, सबसे न्यूनतम, मिनिमम अगर पूछे, सबसे न्यूनतम जी का मान कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर पे होता है। कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर को क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हो, विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे जो है जी का मान न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पे। दोनों ध्यान रखने, अधिकतम न्यूनतम, ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा, जी का मान घटेगा। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, एक होता है आपका जो जिसको कहते हैं न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, कैपिटल जी। इसके बारे में मुझे बताइएगा, कैपिटल जी लिखा है, इसकी वैल्यू बताइएगा क्या होती है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होती है। चलिए, आपने नहीं सुना है तो कल इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। कई बार इसकी यूनिट भी पूछी हुई है, इसकी वैल्यू भी पूछी हुई है पेपरों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थायी उपग्रह को पृथ्वी, जिसको भूस्थायी का मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पूछा हुआ है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 12,000, 24,000, 36,000। तो दोस्तों ये तो लास्ट टाइम एचपीएससी ने एचसीएस के एग्जाम में पूछा था, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। असल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, एक ऐसे उपग्रह होते हैं जो मतलब कि पृथ्वी की तरह ही घूमते हैं, यानी पृथ्वी की, असल में तो करते हैं पृथ्वी की परिक्रमा, और परिक्रमा काल जो है पृथ्वी का लगभग 24 घंटे होता है, इसी के बराबर ही होता है। तो इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी बोला, भूस्थायी। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी बताइए, जल का घनत्व अधिकतम कहाँ, कब, कैसे, क्यों होता है। जल का घनत्व, घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। घनत्व को क्या कहते हैं दोस्तों, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे में वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटे में वॉल्यूम। ये बटे में डिवाइड में वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी, है ना, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा, तो डेंसिटी जिसको बोला है, डेंसिटी ये क्या होगी, कम होगी। सही है ना। मास अगर देखो 20 है, वॉल्यूम अगर 5 है तो 4 उत्तर आया, और वॉल्यूम अगर 10 है तो 2 आंसर आया, है ना। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी कम होगी, यानी यूनिवर्सली जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आपको यहाँ से समझना है कि जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो इसमें टेम्परेचर पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, या दोनों पर ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाता है, द्रव कहते हैं हिंदी में, अगर किसी भी लिक्विड को, द्रव को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर, इसलिए, और गर्म करने के लिए आप एक ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं, अगर उसको गर्म किया जाता है तो वो आयतन में बढ़ते हैं, वॉल्यूम उनकी बढ़ती है। क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ती है। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जल के केस में, वाटर के केस में खास होता है कि 0 डिग्री से लेके कहाँ से कहाँ तक, अगर आप 0 से लेके 4 तक क्या करते हो भाई, ट्रायंगल का साइन बना देते हैं, गर्म करते हो। 0 से लेके 4 डिग्री तक अगर आप गर्म करते हो तो आयतन घटता है। यहाँ लिख देता हूँ, आयतन नॉर्मली किसी लिक्विड का बढ़ता है, लेकिन वाटर का आयतन जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, घटती है। अच्छा, वॉल्यूम जब घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। 4 डिग्री तक आप, टेम्परेचर 0 है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 तक जो है वॉल्यूम कम होती जाएगी, यानी 4 पे आके वॉल्यूम कम हो गई है। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब है क्या बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई है। लेकिन 4 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, 5, 6 और गर्म करते हो, तो फिर आयतन अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो आयतन क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। नहीं, बढ़ने से मतलब है डेंसिटी घटेगी, यानी 4 डिग्री टेम्परेचर वो है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वो है जिसके ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम जो है क्या होगी, इसकी भी मिनिमम घटती जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम बढ़नी स्टार्ट होगी, यानी वॉल्यूम मिनिमम कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी इसका मतलब है कि कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी पानी की मैक्सिमम होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इस ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है बेरियम, दूसरा है स्ट्रोंशियम, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2 क्वेश्चन आज के इस क्लास में मैं आप लोगों से पूछता हूं और वो दोनों आप लोगों को बताने हैं। पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं कि आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम के कारण।
किसके कारण होता है दोस्तों? स्ट्रोंशियम के कारण। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रोंशियम, जिसका सिंबल होता है SR। और एक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बेरियम, क्या देख रहे हैं? बेरियम। तो बेरियम के कारण जो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है, कौन सा रंग होता है? हरा। चलिए ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है? अब रूम टेम्परेचर में लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आप लोगों के ऑप्शन हैं यही क्वेश्चन के ऑप्शन, इसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से कोई नहीं, ब्रोमीन, बेरियम, स्ट्रोंशियम। दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने परसों की क्लास में बताया था, अप्सरा, है ना। चलो अब बताइएगा यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में मंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है भारी जल, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है यहाँ पे यूरेनियम, यहाँ पे है बोरान। चलिए ना, यहाँ यूरेनियम को काटिए, यूरेनियम को नहीं करते हैं, एक और ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं, जिरकोनियम। क्या ऑप्शन ले लेते हैं? जिरकोनियम, जिरकोनियम। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंधक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल है, कैडमियम है, जिरकोनियम है और बोरान है। आप लोगों को लिखना है न्यूक्लियर रिएक्टर, लिख के आंसर करिएगा, रिएक्टर लिख के कि मंधक के रूप में इसका यूज करते हैं। और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है वो लिख के आंसर करिएगा फटाफट से, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं चाहता तो ये सारे बता ही दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो हम कल की क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि बहुत बच्चे यहाँ पे जुड़े रहते हैं और थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बनता है कि ये चीज़ें पूछी हैं तो इंपॉर्टेंट वाली हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली हैं। और कई बार ऐसा नहीं पूछता कि जैसे नमक, कई चीज़ ऐसी होती हैं जो नॉन मेटल होने के कारण लक्षण है जिसमें, तो जो इनमें एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो अपवाद जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और दूसरा ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइमली आप लोगों के पास जो है क्लास की अपडेट आती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।